नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीवाईक्यू वाला में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रक्त यानी ब्लड। और दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कुल 50 प्रश्न और इन प्रश्नों के सटीक जवाब और साथ ही साथ हर प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या। और दोस्तों ये वो प्रश्न हैं जो अलग-अलग परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। बिना किसी देरी के देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 7.4। तो दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि जो रक्त होता है वो अल्प क्षारीय प्रकृति का होता है। तो दोस्तों इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो मानव रक्त होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय। तो दोस्तों आपको टिक लगा के आना है, ये अल्प क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति में रक्त होता है लगभग 5 लीटर। और दोस्तों ये रक्त के बारे में कुछ फैक्ट हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो व्यक्ति का वजन होता है उसकी तुलना में जो ब्लड की मात्रा होती है वो लगभग 7% होती है। और जिस व्यक्ति का शरीर जितना बड़ा होगा उसमें खून की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में खून थोड़ा सा अधिक होता है। तो दोस्तों याद रखना, महिलाओं में खून थोड़ा कम होता है और पुरुषों में अधिक होता है। जो लोग ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और इसी कारण से उनके शरीर में खून की मात्रा अधिक होती है। और दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें भी 30 से 50% तक ज्यादा रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू। तो दोस्तों ये संयोजी ऊतक क्या होते हैं? संयोजी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो शरीर के अन्य ऊतकों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि हड्डी हो गई, ये रक्त हो गया, लिगामेंट्स हो गए, ये क्या करते हैं? अलग अलग अंगों को जोड़ते हैं, तो इन्हें कहते हैं संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55%। तो दोस्तों याद रखना, जो रक्त होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कोशिकाएं। तो उसमें जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो होती है 55%। और दोस्तों प्लाज्मा होता क्या है? तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो हल्के पीले रंग का होता है और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो इसी प्लाज्मा के अंदर तैरती रहती हैं और यहीं से उनका परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त में रक्त कोशिकाओं की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45%। मैं आपको बता चुका हूं कि जब प्लाज्मा 55% है तो रक्त कोशिकाएं कितनी होंगी? बचा हुआ 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, एल्बुमिन यकृत में बनने वाली एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा का परासरण दाब नियंत्रित करती है। दूसरा है, ग्लोब्यूलिन यकृत में बनने वाली एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो शरीर के प्रतिरोधक तंत्र में सहायक होती है। तीसरा पॉइंट है, फाइब्रिनोजेन यकृत में बनने वाली एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। तो दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं। और आपके एग्जाम के लिए ये तीनों ही प्लाज्मा प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों तीनों पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, इनको याद कर लेना कि कौन सी प्रोटीन क्या कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों जो प्लाज्मा होता है उसमें जल की मात्रा होती है ऑप्शन नंबर सी, 90 से लेकर 92% तक। शेष भाग जो होता है वो प्रोटीन होता है और 1% अन्य पदार्थ होते हैं जैसे कि वसा हो गया, विटामिन हो गई, शर्करा हो गई और खनिज लवण हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? परिवहन, सुरक्षा, विनियमन। तो दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। रक्त के जो प्रमुख कार्य हैं वो ये तीनों हैं। तो दोस्तों अगर परिवहन की बात करें तो जो ब्लड होता है वो परिवहन करता है किसका? ऑक्सीजन का, CO2 का, पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा में क्या होता है? जो WBC होती है यानी हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो हमें संक्रमण से बचाती हैं और साथ ही साथ जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको एक्टिवेट करती हैं। और अगर रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन में क्या है दोस्तों? जो हमारे शरीर का तापमान है उसका ये नियंत्रण करता है और साथ ही साथ जो रक्तदाब होता है यानी ब्लड प्रेशर उसे भी एक लेवल में बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो दोस्तों पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं कि रक्त के द्वारा कौन कौन सी चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी परिवहन होता है। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों को आप पढ़ लेना।
क्वेश्चन नंबर 10, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो भागों में। तो दोस्तों ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है एग्रानुलोसाइट्स। इनमें अंतर ये होता है कि जो ये पहले वाले हैं इनमें छोटे छोटे कण होते हैं और जो दूसरे वाला ये है इसमें कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है, हम इसको देखेंगे, न्यूट्रोफिल। अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कणिकाएं कौन सी होती हैं, वो होती हैं न्यूट्रोफिल। ठीक है। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट्स, क्योंकि दोस्तों ये लिम्फोसाइट्स है, इसका काम है बीमारियों की पहचान करना, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस किस कारण से बीमारी हो रही है उसकी पहचान कौन करता है? लिम्फोसाइट्स। और साथ ही साथ ये उस बीमारी को याद रखते हैं अपने भविष्य के लिए, अगर फिर से वो बीमारी होती है तो ये लिम्फोसाइट्स उसको याद रखते हैं अपनी मेमोरी में। अगर वही सेम बीमारी हमें दोबारा हो रही है तो हमें कौन सी एंटीबॉडी का उत्पादन करना है? तो इनका दूसरा काम क्या है? एंटीबॉडी का उत्पादन करना। मोनोसाइट्स का काम क्या है दोस्तों? मोनोसाइट्स जो होती हैं इन्हें भक्षक कोशिकाएं कहते हैं। हमारे शरीर में जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं या फिर जो रोग फैलाने वाले कारक होते हैं उनका ये भक्षण करती है और साथ ही साथ इन्फेक्शन से भी लड़ने का काम मोनोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेटलेट्स को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स को कहते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रख लेना कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा का मुख्य घटक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पानी, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तीनों ही प्लाज्मा के सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। और सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है दोस्तों? पानी की, 90 से लेकर 92%। और दोस्तों इस स्लाइड में आप देख लेना प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है वो इस स्लाइड में बताया गया है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 15, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है या फिर सही है? पहला कथन है, ये कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। दूसरा कथन है, इसमें हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है। तीसरा कथन है, इन कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है। तो दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। और आपको ये जरूर याद रखना है कि इन कोशिकाओं में नाभिक यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 16, प्लाज्मा दान के दौरान दाता की लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को वापस शरीर में क्या मिलाकर लौटाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक का घोल। तो दोस्तों जब प्लाज्मा दान होता है तो उसमें प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो निकाल ली जाती है और जो लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स बचते हैं उसमें नमक का घोल मिलाकर उसे वापस शरीर में पहुंचा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4000 से लेकर 11000 प्रति माइक्रो लीटर। और दोस्तों एक फैक्ट याद रखना, जो महिलाएं होती हैं उनमें डब्ल्यूबीसी की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 18, प्लाज्मा दान की प्रक्रिया में प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा फेरेसिस। इसी प्रक्रिया के द्वारा जो प्लाज्मा दान किया जाता है उसमें प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं को अलग अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 10 दिनों तक। और दोस्तों प्लेटलेट्स जो होते हैं उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होती है। और अगर 1.5 लाख से कम हो जाए तो ये एक रोग हो जाता है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर 4.5 लाख से ज्यादा हो जाए तो जो रोग हो जाता है उसका नाम है थ्रोम्बोसाइटिस। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्यों में श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 से लेकर 20 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 21, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 120 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत बार पूछा गया है। 120 दिन होता है आरबीसी का। तो दोस्तों याद रख लेना, प्लेटलेट्स का होता है 7 से लेकर 10 दिन, डब्ल्यूबीसी का होता है 13 से लेकर 20 दिन
और आरबीसी का होता है जीवन काल लगभग 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 22, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.6 से लेकर 6.2 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हेमटोपोइएसिस। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा हार्मोन लाल रक्त कोशिका के उत्पादन को उत्तेजित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरिथ्रोपोइटिन। तो दोस्तों याद रखना, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो जो हमारी किडनी होती है वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। और ये क्या करता है, ये जो अस्थि मज्जा होता है उसको संकेत देता है कि आप ज्यादा आरबीसी का उत्पादन करें। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे शरीर में सैनिक के रूप में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी। और दोस्तों इन्हें सैनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही हमारी एंटीबॉडी बनाती है और यही हमारी बीमारियों से रक्षा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा में। तो दोस्तों याद रखना, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें जो कोशिकाएं बनती हैं वो बनती हैं अस्थि मज्जा में, और जो भ्रूण होता है यानी जो गर्भ के अंदर होता है उसमें रक्त कोशिकाएं बनती हैं प्लीहा यानी स्प्लीन में। क्वेश्चन नंबर 27, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन और ग्लूकागन। तो दोस्तों ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ये दोनों ही हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से यानी पैंक्रियास से। और दोस्तों ये दोनों हार्मोन जो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा पाई जाती है उसको नियंत्रित करते हैं। जब हमारे बॉडी में शुगर बढ़ जाता है तो ये इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है, और जब शरीर में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकागन हार्मोन इसे नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 28, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लीहा यानी स्प्लीन को। तो दोस्तों इसे आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं ये जान लेते हैं। ये जो स्प्लीन होता है ये एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। जब इसमें से ब्लड गुजरता है तो जो भी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं या फिर मरी हुई जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको ये फिल्टर करके छान लेता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और एक चीज और याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं तो डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान भी हो जाएगा यही प्लीहा यानी स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 29, पॉलीसिथेमिया रक्त विकार किस कारण से होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाओं की अधिकता से। और दोस्तों इसमें होता क्या है, जो हमारा अस्थि मज्जा होता है वो बहुत अधिक मात्रा में आरबीसी बनाने लगता है जिसके कारण पॉलीसिथेमिया नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। तो दोस्तों जब लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं तो एनीमिया हो जाता है, और अगर लाल रक्त कोशिकाएं अधिक हो जाएं तो पॉलीसिथेमिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोपेनिया। क्वेश्चन नंबर 32, रुधिरवर्ग यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखना इसको। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर ने। और दोस्तों इन्होंने ये खोज की थी 1901 में, और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों एक चीज और याद रखना, इन्होंने जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी इन्होंने की थी ब्लड ग्रुप ए बी और ओ की। अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो वो की थी स्टेलो और स्टर्ली नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्हीं के सहायक थे, उन्होंने 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 33, किस ब्लड ग्रुप का मनुष्य सर्वग्राही होता है, अर्थात जो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी। और दोस्तों याद रखना ए बी पॉजिटिव होगा, ठीक है। सर्वग्राही कौन होता है? ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला। क्वेश्चन नंबर 34, मानव रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 600 अनुपात 1। तो दोस्तों याद रखना, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो श्वेत रक्त कोशिकाओं से 600 गुना अधिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वदाता होता है, यानी जो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओ नेगेटिव होता है उसे ही पूर्ण रूप से सार्वत्रिक दाता माना जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति है
तो वो सिर्फ पॉजिटिव ग्रुप वालों को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इनको तो ओ पॉजिटिव वाला ब्लड दे सकता है, लेकिन जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उनको नहीं दे सकता। लेकिन जो ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति है, वो किसी को भी, चाहे सामने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सभी प्रकार के व्यक्तियों को अपना रक्त डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, किस रुधिर वर्ग में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी रक्त समूह। तो दोस्तों याद रखना, जो ए बी होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, लेकिन ए और बी दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ये कहना चाहता है कि जो रुधिर वाहिनियां होती हैं अगर वो संकुचित हो जाएं तो ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य में सामान्य निरन यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर में कितना होता है? अर्थात दोस्तों जो फास्टिंग शुगर की जांच करते हैं तो वो शुगर कितनी होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 से लेकर 100 mg। और दोस्तों अगर खाना खाने के तुरंत बाद शुगर की जांच की जाए तो वो मात्रा होनी चाहिए 180 से लेकर 200 तक। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेटलेट्स का दान कितने दिनों में किया जा सकता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर 7 दिनों में। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप एक साल में केवल 24 बार ही प्लेटलेट्स का दान कर सकते हैं। हर हफ्ते का मतलब ये नहीं होता कि साल में 52 हफ्ते होते हैं तो 52 बार दान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम एक साल में सिर्फ 24 बार प्लेटलेट्स का दान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा यानी स्प्लीन। तो दोस्तों ये जो प्लीहा होता है हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और इस प्लीहा में 200 से लेकर 250 ml तक ब्लड होता है वो इकट्ठा रहता है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक कहते हैं। और दोस्तों जब भी हमारे शरीर को अचानक से ज्यादा रक्त की जरूरत होती है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत अधिक मात्रा में ब्लड निकल रहा है, तो जब एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए होता है तो ये जो प्लीहा होता है ये अपने स्टोर किए हुए ब्लड को रिलीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस। तो दोस्तों डायलिसिस को समझ लेते हैं। जो नॉर्मल कंडीशन होती है तो उसमें जो हमारा ब्लड है उसको प्योरीफाई कौन करता है? जो हमारी किडनी है, फेफड़े हैं, लीवर है, ये सब मिलकर ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में किसी भी कारणवश यदि किडनी खराब हो जाती है तो ये जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य है ये कृत्रिम रूप से मशीनों के द्वारा किया जाता है, और जो मशीनों के द्वारा रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का परिवहन। तो दोस्तों याद रखना, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है और शरीर के जो बाकी अंग हैं, बाकी ऊतक हैं, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे फेफड़ों से लेकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 43, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब दोस्तों हम सो जाते हैं तो उस समय हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जब हम सोने की अवस्था में होते हैं उस समय जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है उसकी रेट कम हो जाती है, और साथ ही साथ जो तनाव वाले हार्मोन होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, जिससे हृदय पर कम दबाव पड़ता है, और इसीलिए जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 10 से लेकर 20% तक कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस रुधिर वर्ग में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। तो दोस्तों जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी तो होते हैं लेकिन एंटीजन नहीं पाए जाते। तो याद रखना, जो ओ और ए बी ब्लड ग्रुप हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सामान्यतः रक्तदान कितने महीनों के अंतराल पर किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर 3 महीने के अंतराल में। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण रक्तदान की बात की जा रही है। अगर हम पूर्ण रक्तदान करते हैं तो हर 3 महीने में हम अपने रक्त को डोनेट कर सकते हैं। अगर सिर्फ प्लेटलेट्स की बात की जाए तो 7 से 10 दिनों के अंदर हम प्लेटलेट दान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वह स्थिति क्या है जिसमें रक्त ठीक से नहीं जमता है? तो दोस्तों वह स्थिति कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। तो दोस्तों जो हीमोफीलिया होता है वो एक बीमारी है जो कि वंशानुगत होती है और माता पिता से बच्चों में पहुंचती है। और इसमें होता यह है कि इस बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके रक्त में थक्का जमाने वाले जो कारक होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 47, 1 यूनिट रक्त में रक्त की मात्रा कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 450 ml। तो दोस्तों जब हम ब्लड डोनेट करते हैं उस समय सामान्यतः 1 यूनिट ब्लड शरीर से निकाला जाता है
और जिसकी मात्रा 400 से 450 ml होती है। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरम। तो दोस्तों यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से थ्रोम्बिन, प्लाज्मा और फाइब्रिनोजेन ये तीनों ही रक्त के थक्के बनने से संबंधित हैं, सीरम इससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों सीरम होता क्या है ये जान लेते हैं। जो हमारा ब्लड होता है, अगर उसमें से हम रक्त कोशिकाओं को बाहर निकाल दें और प्लेटलेट्स को बाहर निकाल दें तो जो बचेगा उसे कहेंगे प्लाज्मा। और अगर प्लाज्मा से भी प्रोटीन को बाहर निकाल दें तो जो पदार्थ बचता है उसे कहते हैं सीरम। और दोस्तों जो किडनी की बीमारियां होती हैं या किडनी की जो कार्य क्षमता होती है उसकी जांच करने के लिए सीरम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से डीएनए किसमें मौजूद नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्व आरबीसी। तो दोस्तों जो एक परिपक्व आरबीसी होती है उसमें ना तो डीएनए होता है, ना ही केंद्रक होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये कोशिकांग नहीं होते। इसी कारण से एक परिपक्व आरबीसी में अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन आ पाता है और जिससे शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो बेहतर तरीके से हो पाता है। परंतु इससे जो हानि है वो ये है कि अगर डीएनए नहीं होता है, इसी कारण से जो आरबीसी होती है वो नई प्रोटीन नहीं बना पाती और वो स्वयं अपनी मरम्मत भी नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा तंत्र। तो दोस्तों ग्लोब्यूलिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होती है जो कहाँ पाई जाती है? रक्त प्लाज्मा में। और इसका कार्य क्या है? ये बाह्य कणों को मारकर संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है। और इसके 3 प्रकार होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो दोस्तों हमने 50 प्रश्न देख लिए हैं। अब समय है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। आपके लिए प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अब समय आ गया है आज की वीडियो को समाप्त करने का। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।